आपके लिए जान भी हाजिर छोटी मालकिन। ट्रेन अपनी गति से उसके गांव की तरफ बढ़ती जा रही थी। रंजना पूरे 13 साल बाद गांव जा रही थी। उसके पिताजी अपने अंतिम सांसें ले रहे थे। उसने अपनी आंखें बंद करके सर को बाट के पीछे की दीवार से टिका दिया था। 13 साल पुरानी यादें उसकी आंखों के आगे घूम रही थी। ए सूरज सुन, तुझसे एक बहुत जरूरी बात करनी है, उसने सूरज से कहा। बोलो छोटी मालकिन, हमसे क्या काम है? सूरज, हम दोनों बचपन के दोस्त हैं, जानता है ना तू? सुन, मुझे तुझसे प्यार है, मैं तुझसे बहुत प्रेम करती हूँ। मेरे बाबा मेरी शादी किसी और से कराना चाहते हैं, पर मैं उससे शादी नहीं करना चाहती। वो आदमी एक नंबर का अय्यास और बिगड़ायल है, रंजना ने कहा। छोटी मालकिन बताइए, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? आपके एक कहे पर अपनी जान छिड़क देंगे, सूरज ने साहस से कहा। सूरज, मैंने आज शाम की 5:40 वाली ट्रेन से भागने का सोचा हुआ है, तू मेरे साथ भाग चलना, नहीं तो बाबा मेरी जबरन शादी उस आदमी से करवा देंगे। तू अपनी ऊंट गाड़ी तैयार रखना, मैं ठीक 5 बजे तुझे ऊंची टेकड़ी के पीछे बरगद के पेड़ के नीचे मिलूंगी। अरे ऐसे कैसे छोटी मालकिन, ऐसे कैसे भाग चले? हमारी आंटी में एक ठेला भी नहीं है, और हम ट्रेन से भाग चले तो हमारी इस ऊंट गाड़ी का क्या होगा? वो तो स्टेशन पर ही खड़ी रह जाएगी। राजू ने चिंतित व्यक्त किया। तू पैसे की चिंता मत कर, वो सब मैं ले आऊंगी। तू अपने दोस्त हरिया को पहले ही स्टेशन पर भेज देना, ताकि वो तेरी ऊंट गाड़ी को वापस ले आए। मेरे कॉलेज का एक दोस्त और आएगा, जो हमें ट्रेन में ही मिलेगा। बोल, मेरे लिए कर सकता है ये? रंजना ने उसे समझाया। हम तो पहले ही कह चुके हैं, हम आपके खातिर जान भी दे सकते हैं। हम ठीक 5 बजे आपको टेकड़ी के नीचे मिल जाएंगे। आप जाओ और तैयारी करो, सूरज ने कहा। मेरी आखिरी आस तू ही है सूरज, बस मुझे उस नर्क में जाने से बचा लो। कहते हुए रंजना की आंखें भीग गईं। रंजना वहां से भागती हुई चली गई। सूरज उस पीठ ताकता रहा। ठीक 5 बजे सूरज की ऊंट गाड़ी में रंजना अपने बैग सहित बैठ चुकी थी। सूरज, डर तो नहीं लग रहा ना? रंजना ने आशंका से पूछा। नहीं, डर काहे का, जब तक आप साथ हो छोटी मालकिन, हमें किसी का डर नहीं, सूरज ने कहा। और तुम्हारे माई बाबा और तुम्हारी बहन मुनिया, उसका क्या होगा? रंजना ने पूछा। हम माई बाबा और मुनिया को कलवा के साथ अपने ननिहाल भेज दिए हैं, उनका फिक्र नहीं कीजिए, बस जल्दी से स्टेशन पहुंच जाएं। आपके घर का पता चल चुका होगा। आपके चाचा, भाई और मुखिया जी जरूर स्टेशन की तरफ आएंगे। उससे पहले हम ट्रेन पकड़नी है, सूरज ने ऊंट गाड़ी भगाते हुए कहा। स्टेशन आने ही वाला था। रंजना ने सूरज से कहा। सूरज, याद है बचपन में हम दोनों ने एक वादा किया था कि जिंदगी में एक बार एक दूसरे को कोई एक चीज जरूर मांगेंगे और सामने वाला मना नहीं करेगा। हाँ छोटी मालकिन, हमें याद है। एक वादा मेरा, एक वादा आपका, सूरज ने कहा। सूरज, आज वो दिन आ गया है, मैं अपना वादा मांग रही हूँ। सुनो, मैं तुम्हारे साथ नहीं भाग रही। ट्रेन में मेरा दोस्त आ रहा है, जो शहर में मेरे साथ पढ़ता है। मैं उससे प्रेम करती हूँ और उसके साथ ही भाग रही हूँ। इसके लिए मुझे माफ कर देना। तुम्हें झूठ बोलकर यहाँ लाई। मैं जानती हूँ मेरे जाने के बाद मेरे घर वाले तुम्हें बहुत तंग करेंगे, पर तुम कैसे भी अपने आप को बचा लेना। मैं फिर आऊँगी तुमसे मिलने। तुम अपने दोस्त हरिया के साथ यहाँ से बचकर भाग निकलना। और एक बात है, मैं बचपन में तुझसे प्रेम करती थी, पर अब मैं बड़ी हो गई हूँ। अब मुझे तुम में अपना प्रेमी नजर नहीं आता। मुझे माफ कर देना सूरज, रंजना ने बहुत आत्मग्लानि के साथ कहा। लो छोटी मालकिन, स्टेशन आ गया है, 10 मिनट में ट्रेन आ जाएगी। बस आपको झट से चढ़ा दूंगा। मेरी चिंता मत करना। मेरी मदद के लिए यहाँ हरिया ही नहीं, रामू और चकलू भी आए हैं, पर एक वादा मेरा भी पूरा कर जाइए। वादा ये कि अपना ख्याल रखेंगी, कभी भी खुद को दुखी नहीं करेंगी और गांव जरूर लौटकर आएंगी। वादा कीजिए छोटी मालकिन, सूरज ने कहा।
वादा करती हूँ सूरज, वादा करती हूँ तुमसे, रंजना ने भीगी आंखों से कहा। छोटी मालकिन, ट्रेन आ गई है, जल्दी से दौड़कर ट्रेन में चढ़िए। देखिए, गांव के रास्ते पर धूल का गुब्बारा उठ रहा है, शायद मुखिया जी और आपके चचेरे भाई लोग आ रहे हैं। सूरज ने रंजना का बैग उठाकर ट्रेन की ओर दौड़ लगाई। रंजना उसके साथ दौड़कर ट्रेन की बोगी तक पहुंची। बोगी एक हाथ निकला और उसने रंजना का हाथ थाम लिया। सूरज ने जल्दी से बोगी में बैग फेंका और ट्रेन की ओर हाथ हिलाता रह गया। ट्रेन ने रेंगने के बाद गति पकड़ ली। अचानक ट्रेन के पहिए चीखे और रंजना की आंखें खुल गईं। उसके गांव का स्टेशन आ गया था। वो ट्रेन से उतरी और स्टेशन के बाहर निकल गई। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई। उसे एक दो टैक्सी और एक ऊंट गाड़ी नजर आई। उसने पहचाना, ऊंट गाड़ी पर सूरज बैठा था। सूरज, गांव चलोगे? रंजना ने कहा। अरे छोटी मालकिन, आप आइए ना, बैठिए। मैं तो ये गाड़ी इसीलिए यहाँ के लिए खड़ा रहता हूँ कि गांव की कोई सवारी आए। सूरज ने आश्चर्य और खुशी से कहा। ये तुम्हारी आंखों को क्या हुआ सूरज? रंजना ने आशंकित होते हुए पूछा। रंजना ने देखा सूरज बहुत कमजोर हो गया था और शायद कम उम्र में ही बुढ़ापे की तरफ जा रहा था। लंबी कहानी है छोटी मालकिन, फिर कभी बताएंगे। आप गाड़ी में बैठिए, नहीं तो अंधेरा गहरा जाए। सूरज ने रंजना का बैग गाड़ी में रखते हुए कहा। कुछ देर की खामोशी के बाद रंजना ने पूछा, सूरज, मेरे जाने के बाद क्या हुआ था और तुम हरिया के साथ रामू और चकलू को लेकर क्यों आए थे? कुछ देर की खामोशी के बाद सूरज बोला, छोटी मालकिन, हम हरिया, रामू और चकलू को साथ इसलिए लेकर आए थे क्योंकि हम जानते थे कि आप हमारे साथ नहीं किसी और के साथ भाग रही थी और वो तीनों हमारी जान की रक्षा करेंगे। अरे, तुम्हें मालूम था? तुम्हें कैसे पता चला? और फिर तुमने ये जानते हुए भी कि हम किसी और के साथ भाग रहे हैं, आप अपनी जान को जोखिम में क्यों डाली? रंजना ने चकित होते हुए पूछा। जी, आपने हमको एक लेटर पोस्ट करने के लिए दिया था, वो आपने जल्दबाजी में सही से चिपकाया नहीं था, वो हमने पढ़ लिया था। आप चौंकिए नहीं, मुझे पता है कि आप केवल यह ही जानती हैं कि हम अनपढ़ हैं, लेकिन हमारी बहन मुनिया ने हमें पढ़ना सिखा दिया था। पर आपने हमें कहा कि आपको हमारे साथ भागना है, तो हम समझ गए थे कि आप हमसे मदद मांगना चाहती हैं और हमने आपको भ्रम में ही रहने दिया कि हमें कुछ नहीं पता। रहा आपकी मदद की बात, तो आपने कहा था कि आपकी जिंदगी का सवाल है, तो हम आपकी जिंदगी बचाने के लिए ऐसी कई जान कुर्बान कर सकती हैं। सूरज ने कहा। लेकिन मेरे लिए क्यों? रंजना ने आहत होते हुए पूछा। क्योंकि हम आपसे प्रेम करते हैं, सूरज ने एक गहरी सांस के साथ कहा। कुछ देर खामोशी छाई रही। वातावरण में मिट्टी और धुआं का मिला जुला धुंधला छा रहा था। तुम्हारी आंखों को क्या हुआ? रंजना ने काफी देर बाद सवाल किया। आपकी ट्रेन चल पड़ी थी। हम हरिया, रामू और चकलू वहां से सरपाट गांव की ओर दौड़ लिए थे, क्योंकि जानते थे कि मुखिया जी और तुम्हारे चचेरे भाई अपने लठौते के मुझे मारने आ रहे हैं। हम जल्दी गांव पहुंचना चाहते थे ताकि गांव वाले हमें जान से मार देने से बचा लें, पर हम गांव से कुछ ही दूरी पर ही थे कि हमें घेर लिया गया और लठियां से हमें मारने लगे। हमें बहुत मारा और एक लाठी मेरी आंख पर पड़ी और मेरी आंख फूट गई। गांव में ये खबर आग की तरह फैल गई। पूरा गांव इकट्ठा होकर आ गया और हमारी जान बच गई। गांव वालों ने तर्क दिया कि छोटी मालकिन खुद किसी और के साथ भागी है, ये तो अपना पेट पालने के लिए ऊंट गाड़ी चलाता है, इसमें सूरज का कोई कसूर नहीं है। आपके घर वाले हमें छोड़कर चले गए, पर मुखिया जी ने पंचायत बुला ली और ये दलील दी कि मैंने उनकी बेटी को भगाने में मदद की है। इससे गांव की नाक कट गई है, इसीलिए मेरे जमीन मुखिया को सुपुर्द कर दी जाए, क्योंकि गांव की इज्जत का सवाल था और बड़े मालिक से पंचायती डरती थी। इसीलिए फैसला बड़े मालिक के हक में गया और हमारी जमीन मुखिया जी को दे दी गई और हम अपने इसी ऊंट गाड़ी से अपना और अपने परिवार का पेट पालने लगे। सूरज ने सारा किस्सा कह सुनाया।
ओ सूरज, हमें माफ कर दो, इन सब की जिम्मेदार मैं हूँ। मुझे दुख है, मेरे कारण तुम्हारी आँख और खेत दोनों चले गए। रंजना ने बहुत दर्द में कहा। कुछ देर खामोशी रही। तुम्हारे बच्चे कितने हैं? रंजना ने पूछ लिया। बच्चे छोटी मालकिन, हमारी आँख फूट गई, जमीन चली गई तो हमें अपनी बेटी कौन देता? कुछ रिश्ते आए भी, पर बड़े मालिक और आपके चचेरे भाइयों ने उन सबको डराकर भगा दिया कि अगर अपनी बेटी इससे ब्याह दी तो हम अपनी बेटी के भगाने का बदला तुम्हारी बेटी से ले लेंगे। और उसके बाद कोई रिश्ता नहीं आया हमरे लिए, और हमारी बहन भी कुंवारी बैठी है, उसके लिए भी कोई रिश्ता नहीं आ रहा। सब पूछते हैं बड़ा भाई कुंवारा क्यों बैठा है, पर हम अपनी जिंदगी में खुश हैं, हमें कोई मलाल नहीं। छोटी मालकी, आप खुश और सुखी हैं ना? सूरज ने मासूमियत से बताया। सूरज, मैं अब तक तो खुश थी, पर आज बहुत दुखी हो गई हूँ। मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी। रंजना की पलकें भीगी। छोटी मालकिन, गांव आ गया, पर आपको यहीं उतरना होगा। हम बड़े मालिक के सामने कभी नहीं जाते हैं, सूरज ने बताया। सूरज, मैं पिताजी को बिना बताए आई हूँ। मुझे माँ ने सूचना दी थी कि पिताजी अंतिम सांसें ले रहे हैं और मुझे बहुत याद कर रहे हैं। सुनो, मैं कुछ कर सकती हूँ तुम्हारे लिए? रंजना ने भावुक होकर कहा। छोटी मालकिन, हमारी बहन के लिए कोई रिश्ता हो तो बता दीजिए। हमरे कारण वो घर में बिन ब्याही बैठी है, आपका बहुत उपकार होगा। सूरज ने मन की व्यथा कही। मैं जरूर उसकी शादी करवा दूंगी सूरज। अब मैं चलती हूँ, तुमसे फिर मिलूंगी। रंजना मरे कदमों से खुद को गुनहगार समझती हुई अपनी हवेली के रास्ते की तरफ मुड़ गई। सुबह सुबह ही हवेली से बुलावा आया था सूरज को। बड़े मालिक ने याद किया था। सूरज के माता पिता बहुत घबराए हुए थे कि अब क्या मुसीबत आने वाली है। पहले ही क्या कम दुख दिए हैं मुखिया जी ने। सूरज अकेले जाना चाहता था, पर हरिया जिद करके उसके साथ हो लिया। हवेली के दलान में मुखिया जी एक बड़े तख्ते पर लेटे हुए थे। मरण सन्ना स्थिति में मुखिया बड़े दयनीय लग रहे थे। चाकर उनके आसपास सेवा के लिए तैनात थी। बड़ी मालकिन उन्हें हाथ पंखा झिला रही थी। रंजना मुखिया जी के पांव ताने बैठी थी। सूरज मुखिया जी से थोड़ी दूर खड़ा होकर उन्हें प्रणाम करके जमीन पर उखड़ू बैठ गया। मुखिया जी ने इशारे से चाकर को कहा। चाकर ने एक कुर्सी वहां रख दी। सूरज, कुर्सी पर बैठो। हम अपने किए के लिए माफी मांगते हैं। तुम्हारे कारण हमारी रंजू की जिंदगी बर्बाद होने से बच गई और वो आज अपनी जिंदगी में खुशहाल है। रंजू के जाने के बाद हमें पता चला गया था कि जिससे रंजू का रिश्ता किया था वो एक नंबर का अय्यास और बदतमीज आदमी है। अपनी अय्यासी के कारण आज उसका सब कुछ बर्बाद हो चुका है। हम तुम्हारे आभारी हैं, हमें माफ कर दो। मुखिया जी ने पश्चाताप के आंसू बहाए। सूरज ने खड़े होकर मुखिया जी के पांव पकड़ लिए। नहीं बड़े मालिक, आप तो हमारे माई बाप हैं, अन्नदाता हैं। हम तो बस अपनी मित्रता का फर्ज निभाए थे। मुखिया जी की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। उन्हें मन में सूरज को दी गई सजा के लिए बहुत दर्द था। सूरज, पिताजी ने अपने किए को तो बदल नहीं सकते, बीता वक्त लौटाया नहीं जा सकता, पर उनके परिणामों का वर्तमान में सुधारने का प्रयास किया जा सकता है। पिताजी ने जितनी तुम्हारी जमीन छीनी थी उससे दुगनी जमीन तुम्हारे नाम कर रहे हैं, और पिताजी ने अपनी मृत्यु के बाद अपनी आंखें दान करने का निर्णय लिया है। वो चाहते हैं कि उनकी आंख तुम्हारी आंख में लग जाए। इसका सारा इंतजाम मैं कर दूंगी। रंजना ने अपनी पिता की मृत्यु का सोचते हुए नम आंखों से बताया। सूरज मुखिया जी के पांव से लिपटकर फुट फुट कर रोने लगा। बड़ी मालकिन भी सुबकने लगी। माहौल एक अजीब मुर्दानी में बदल गया। कुछ देर बाद जब वो संयत हुआ तो बोला, छोटी मालकिन, हमें आपसे बात करनी है। और सूरज उठकर वहां से दूर चला गया। रंजना उसके पास गई। बोलो, क्या बात है? छोटी मालकिन, जमीन तो ठीक है, पर बड़े मालिक की आंख हम लगवाएंगे, ये मुझे बिल्कुल सही नहीं लग रहा।
सूरज ने सकुचाते हुए कहा। सूरज, उनकी देह के साथ आँख भी राख हो जानी है। इससे अच्छा है कि उनकी आँख से तुम फिर से सुहाखे हो जाओ। मैं तुम्हारी एक आँख में अपने सखा और दूसरी आँख में पिता की दृष्टि देख पाऊँ। सूरज, सुकुचाओ मत, मना मत करना। ऐसा करने से मेरे पिता और मेरा दोनों का पश्चाताप हो जाएगा और हमारे पाप कुछ कम हो जाएंगे। मैं चाहती हूँ मेरे पिता ना तो कम से कम उनकी आंखें तो जिंदा रहे। इसीलिए तुम्हारे इनकार पर भी मैं और मेरे पिताजी मानने वाले नहीं हैं। कहकर रंजना वहां से चली गई। मुखिया जी को गए हुए 1.25 महीना हो गया था। सूरज की फूटी आंख, मुखिया जी की आंख आज जिंदा थी। आज रंजना वापस शहर लौट रही थी। हालांकि उसके पति और बच्चे ऑटो से रेलवे स्टेशन जा रहे थे, पर रंजना ने सूरज के ऊँट गाड़ी में ही स्टेशन जाने का बोल दिया था। स्टेशन पर ट्रेन आने में समय था। सूरज एक तरफ खड़ा था। अचानक ना जाने रंजना को क्या सूझा, उसने आगे बढ़कर सूरज के पांव पकड़ लिए। सूरज अचकचाया। छोटी मालकिन, ये क्या कर रही हैं? हमें पाप का भागी ना बनाइए, उठिए। सूरज, हम अपने सखा और अपने पिता के पांव छू रहे हैं। हमें आशीर्वाद दो कि हम अपनी जिंदगी में कभी कोई गलत काम ना करें। हमारे सर पर अपना हाथ रख दो। रंजना की आंखें भीग गईं। अनायास ही सूरज की दोनों आंखों से 2 आंसू धारा बह निकली और सूरज के हाथ रंजना के सिर पर आशीर्वाद मुद्रा में जा लगी। सूरज की आंख से बहते आंसू रंजना के हाथ पर जा गिरे। माहौल बहुत भावुक हो चला था। रंजना उठ खड़ी हुई। उसने आंख पोंछते हुए अपने पति से कहा, सूरज की बहन के लिए कोई अच्छा रिश्ता देखना होगा। मैंने इससे वादा किया है। 1 नहीं 2 रिश्ते देखने होंगे। दोनों भाई बहन की शादी एक ही मंडप में करवा देंगे। ये कहते हुए रंजना का पति सूरज के गले लग गया। ट्रेन स्टेशन छोड़ रही थी और सूरज ट्रेन के आंखों से ओझल होने तक लगातार हाथ हिलाता रहा था। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मोटिवेशनल स्टोरी।